हेलो एवरीवन। तो ये इस सीरीज़ का पार्ट 9 है और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स कर रहे हैं और आज उसी सीरीज़ में हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थ्योरम 1.5 है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि थ्योरम क्या कहती है। Let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form p upon q where p and q are co-primes and the prime factorization of q is of the form 2 की power n into 5 की power m where n and m are non-negative integer। तो बहुत लंबी चौड़ी सी थोड़ी सी थ्योरम है, इसको क्वेश्चन से हम समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, लेकिन इस थ्योरम को समझने से पहले हमें थोड़ा सा रिकैप कर लेना चाहिए कि हमने जो 9th क्लास में सीखा है रियल नंबर्स के अंदर, और हम इस थ्योरम को क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए समझते हैं कि रियल नंबर्स जो हमने, ये जो हमारा चैप्टर का नाम ही है, ये टॉपिक एक्चुअली में हम 9th क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसमें हमने रियल नंबर्स के क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि रियल नंबर्स या तो रेशनल होते हैं या इर्रेशनल होते हैं। रेशनल में दो केसेस बनते हैं, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो इन दोनों को मैं थोड़ा एग्जाम्पल से समझा देती हूँ कि टर्मिनेट का मतलब ये कि अगर आप उस नंबर को डिवाइड करोगे, जैसे 1/2 है, तो पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा इस केस में। टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाना, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग इसका मतलब ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वो रिपीट होता जाएगा। जैसे आप अगर 1/3 को आप डिवाइड लगा के देखोगे तो आप पाओगे कि इसका जो आएगा आंसर वो आएगा 0.333। तो डैश 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 है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट टाइम्स चलने वाला है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। फिर उसने बोला रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब ये है रिपीटिंग, मतलब रिपीट हो रहा है सेम नंबर, ठीक है। तो ये दो केसेस जो होता है वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। बाकी इर्रेशनल नंबर में क्या होगा, इर्रेशनल नंबर हम कैसे जज करेंगे कि है कि नहीं है, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, मतलब ख़त्म भी नहीं होगा और हर बार एक नया नंबर आएगा। जैसे कि पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू में आप अगर पाई की वैल्यू को गूगल पे जाके आप देखेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी सी नंबर निकल के आता है, जिसमें हर बार एक यूनिक नंबर आता है, जैसे 3.14159। हर अगला नंबर क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या ध्यान देना है, ये चीज़ मैंने इसीलिए बताई है क्योंकि अभी इससे जब इस थ्योरम को हम समझेंगे तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो इस वाले चैप्टर में जो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वाली थ्योरम के ऊपर, तो उसमें आपको इस वाले पोर्शन पे ध्यान नहीं देना है। मतलब क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाएगा वो सीधा सा ऐसा होगा कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के आपको कोई रेशनल नंबर दिया जाएगा, उसको आपको बताना है कि बिना डिवाइड किए आप उसे ये बताइए कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। आपको ये प्रूव करना होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस थ्योरम पे वापस कि ये थ्योरम क्या कह रही है। तो थ्योरम एक्चुअल में उसने ये कहा है कि अगर x कोई रेशनल नंबर है तो वो टर्मिनेट करेगा कब, जब वो p/q की फॉर्म में है। तो हमें जो ध्यान देना है वो क्या होना चाहिए कि q पे ध्यान देना है। तो ये मैं कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, अगर नहीं है तो आपको उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है p एंड q आर कोप्राइम। कोप्राइम वाला कंसेप्ट मैं बता चुकी हूँ। कोप्राइम वो दो नंबर जिनका HCF 1 हो या फिर उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो अदर देन 1, ठीक है। तो अब आपको इसमें सिर्फ q पे फोकस करना है, q पे ध्यान देना है, मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाले नंबर पे ध्यान देना है और नीचे वाले नंबर के फैक्टर को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्मेट में हो, जहाँ पे ये दोनों क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो ये हमने थ्योरम तो समझ ली, इसे क्वेश्चन से ज़रा देख लेते हैं। तो अब आते हैं, जैसे मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बिना डिवाइड के बताओ कि ये रेशनल टर्मिनेटिंग मतलब केस 1 है या केस 2, ये पूछा जाएगा। केस 1 केस 2 ये मैंने अपना बताया है ताकि मुझे ये चीज़ रिपीट ना करनी पड़े कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो मैं डायरेक्टली केस 1 और केस 2 बोलूँगी आप लोग, ताकि मैं पहले ही बता देती हूँ ताकि आपको आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो। तो जैसे 3/8 मैंने लिखा तो मैंने क्या बोला कि हमें सिर्फ
डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। तो 8 का अगर मैं फैक्टर करूँगी, मतलब 8 को अगर मैं खोलूँगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ इसको। लेकिन उसने मुझे एक टर्म दिया है कि भाई इस वाले फॉर्मेट में बनाना है आपको, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो भाई 2 की पावर तो हमारी बन गई डिनोमिनेटर में, 2 की पावर 3। अब n कुछ भी हो, 3 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, कोई मतलब नहीं है। पहली बात वो पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरी बात 2 की पावर होनी चाहिए, 2 और 5 दोनों की पावर होनी चाहिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ 2 की पावर तो बन गई, अब क्या कमी है 5 की पावर की। तो 5 की पावर के लिए हम अपनी तरफ से 5 की पावर ऐड करेंगे। 5 की पावर ऐड करने का सिर्फ इतना सा ही लॉजिक है कि 5 इंटू 2 जो बन जाता है वो 10 बन जाता है। और आपको पता है कि जब जब डिनोमिनेटर में 10 या 10 का कुछ पावर बनती है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग कहलाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। आपने जनरली नोटिस किया होगा, जैसे हम इस क्वेश्चन से सीखेंगे कि जैसे हमने क्या किया, इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ऊपर नीचे मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया है। क्योंकि मैंने नीचे भी किया है तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकती या मल्टीप्लाई, मुझे दोनों तरफ बैलेंस बना के चलना है। तो पावर मैंने उस हिसाब से ली कि जो पावर मेरी 2 की थी वही पावर मैंने ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई की, ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए और बाकी हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो रिटेन रहे। अब मैंने क्या किया, 3 इंटू 5 की पावर 3 को जब मैंने सॉल्व किया, 5 की पावर 3 मतलब 125 का मैंने 3 में मल्टीप्लाई किया तो आया 375। और अब मैंने क्या किया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, जो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर पार्ट्स ऊपर सेम है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और एक बार ही लिख लो। मतलब 2 इंटू 5 10 कर लो, ये 3 दो बार है अलग अलग, तो इसको एक बार लिख लो। इसका मतलब इसे 10 की पावर क्यूब लिखा जा सकता है। जैसे ही आपने नीचे 10 की पावर क्यूब बनाया तो आपको पता है कि 10 की पावर क्यूब क्या होता है, 1000। और 375 में जब आप 1000 से डिवाइड मारोगे तो ये तो सबसे आसान हो गया कि पीछे से 3 डिजिट के बाद, क्योंकि जितने जीरोज हैं उतने डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। जैसे ही हमने पॉइंट लगाया तो हमें ये समझ में आ गया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म हो गया। अब आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों 2 के साथ 5 को एडजस्ट किया, या क्यों उस थ्योरम में 2 और इंटू 5 पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्योंकि 2 इंटू 5 जो है वो 10 को बनाता है। जब डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा तो वो नंबर ऑलरेडी टर्मिनेट बनने की लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट पे। एक क्वेश्चन है 13/125। तो फिर से वही कि ऊपर कुछ भी हो मुझे आंख बंद कर लेनी है, मुझे सिर्फ नीचे वाले पे ध्यान देना है। 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 3। अब यहाँ 5 है, अब क्या मिसिंग है हमारे अपने थ्योरम के अकॉर्डिंग, 2 मिसिंग है। फिर मैंने किया पावर, मैंने 2 के ऊपर पावर किसको देख के लगाई, 5 की पावर को देख के। 5 की पावर 3 थी तो यहाँ पर भी मैंने 2 की पावर 3 करी, क्योंकि मैंने नीचे लगाया तो मुझको ऊपर भी लगाना पड़ेगा, तो ऊपर मैंने 2 की पावर 3 कर दिया। अब मुझे ऊपर तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज 8, 8 इंटू 13 इज 104। अब मैंने क्या किया, इसको फिर से वही किया, मैंने अभी 2 मिनट पहले समझाया था, 5 इंटू 2 10 कर लेंगे और पावर 3 रख लेंगे। अब जब 104/10 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.104। तो इसका मतलब ये केस 1 हो गया, मतलब टर्मिनेटिंग विद रिमाइंडर 0। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया जाएगा। जैसे अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन दिए थे वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में थे, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना था। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखते हैं ज़रा। 66/180। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी क्या ये P/Q की फॉर्म में है, बिल्कुल है। क्या ये सिंप्लीफाइड है, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे, मतलब ऐसा कोई टेबल ढूंढेंगे जिसमें 66 और 180 एक साथ आता है। तो भाई ऐसे कई टेबल हैं, 2 का भी टेबल है और बाकी और भी टेबल हैं, 3 का भी टेबल है। लेकिन मैं इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे दोनों का। तो जब आप HCF निकालेंगे, HCF निकालना मुझे लगता है आप लोगों को आता होगा, तो HCF निकाल लोगे तो आप देखोगे कि ये 6 सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वही सबसे बड़ा वो नंबर है जो दोनों में कॉमन है, 6। उसका आप क्या कर दोगे, इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए आप क्या कर दोगे, दोनों में ऊपर नीचे डिवाइड मार दोगे। ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि वो मैं इसलिए कहते हैं ताकि वो क्वेश्चन हमारा ओरिजिनल रिटेन रहे। हम उसमें ये चीज़ ऐड कर रहे हैं तो उसको ऊपर नीचे करें ताकि वो कैंसिल आउट करके पुराने वाले फॉर्म में ही बना रहे। जब 66 में डिवाइड किया 6 का तो आया 11, 180 में 6 का डिवाइड किया तो आया
30। तो जब मैंने फैक्टर निकाले 30 के, फिर से अब मैंने ज़रा देखा कि क्या 11/30 सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1 जिसमें ये दोनों आते हैं। तो भाई अब मैं फिर से अपना पुराने वाले काम पे आ जाती हूँ कि भाई 30 का क्या निकालो, फैक्टर। जब इसके फैक्टर निकाले तो आए 2 × 3 × 5 एंड नन ऑफ 2, 3, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 11। इससे क्या प्रूव हो गया, इससे ये प्रूव हो गया कि भाई ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब हम आगे अपना स्टेप 2 कर सकते हैं। तो अब स्टेप 2 में क्या था कि जब हमने फैक्टर देखे, भाई हमें तो इस फॉर्मेट में चाहिए था 2 की पावर m × 5 की पावर n। क्या ये इस फॉर्मेट में है? नहीं है। हालांकि इसमें 2 और 5 आ रहे हैं, लेकिन मुझे 3 नहीं चाहिए था। मुझे कोई भी एडिशनल चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो बोला गया है थ्योरम में सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान देना है। उसने 2 और 5 बोला है तो मुझे सिर्फ 2 और 5 पे ही फोकस करना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल मेरा 10 बनाना है। और जब तक नीचे डिनोमिनेटर में 3 रहेगा तो मैं नहीं बना पाऊंगी 10, ठीक है ना। तो बस अगर 2 अकेला है तो आप 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, अगर 5 अकेला है तो आप 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, और अगर उन दोनों के अलावा कुछ और है तो सीधी सी बात है वो केस 2 हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन की तरह कि 11/30 एंड हैंस 66/180 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब ये नहीं है भाई, या तो वो होगा या फिर नहीं होगा। अगर वो 2/2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्मेट में आ रहा है वो नंबर, उसका डिनोमिनेटर, तो भाई वो टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जो मैंने आपको केस 2 समझाया था। इस वाले में जो केस 2 समझाया था, मतलब क्वेश्चन सिर्फ रेशनल नंबर वाली कैटेगरी पे पूछा जाएगा, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। इस चीज़ को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने 2 थ्योरम्स और दी हैं, वो सिर्फ इसी बात को घुमा फिरा के बोल रही हैं। मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ यही वाली थ्योरम थी जो मैंने आपको बता दी है। अब इस वाले थ्योरम के साथ हमारे एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। दैट मीन्स आज ये जो वीडियो है वो इस सीरीज़ का लास्ट होगा, मतलब इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। बाकी इसके प्रैक्टिस आप करिए, एनसीईआरटी करिए, RS अग्रवाल करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, ताकि मैं उसकी वीडियो एक और बना दूँ उसके ऊपर। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।